हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है। सर हम लोग है ना अभी 10 मिनट पहले ही छूटे। हम लोग का अमित सर का लेक्चर था, तब तक हम आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे। ठीक है, घर सर पहुंचो, सबको सैचुरेटेड इन्फॉर्म ऐसा करो। बोल रहे हैं। और सर एक कुछ आगे सैचुरेटेड कुछ है। बोल रहे हैं, सुन लो। एक मिनट सर, मेरे आगे को कुछ बोल पता रहे है। हैं। हेलो। बराबर है। हाँ हाँ। सर बराबर बहुत है नींद बट। आ रही है, सुबह से सैचुरेट है हम लोग अभी तो। और रात हाँ को भी बराबर अभी है भी पढ़ना पड़ेगा। बट अभी कुछ कर नहीं सकते, ये लेक्चर तो लेना ही होगा। क्योंकि मैंने तो ट्राई किया बट बिकॉज ऑफ सम कम्युनिकेशन हाँ। प्रॉब्लम एंड ऑल की वजह से लेक्चर को कंटिन्यू करना ही होगा। मेरे हाथ में सर नहीं है, सब लेक्चर सब रखते हैं। ज्वाइन कराएंगे ना? सर पूछते कि अगर हाँ, सब चलेगा हाँ सर, सबको अगर नहीं चाहिए तो फिर कैंसिल कर दो। तो ऐसा नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है कैंसलेशन। अगर कैंसलेशन मेरे हाथ में होता तो मैं डेफिनेटली कैंसिल कर सकता था बट देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अभी ज्वाइन तो करना होगा, ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी जैसे हो सकता है। सर जितना क्योंकि समझ में आता है बहुत कम समझो। लोग ज्वाइन हो गए, रात को भी सब पढ़ रहे हो गए, अभी सुबह टेस्ट था, 2 लेक्चर था आज हमारे। नहीं, वो बराबर है बट अभी के लिए लेक्चर ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। लेक्चर ज्वाइन करो, नहीं समझ में आएगा वापस देख लेना। रिकॉर्डिंग है ना, वैसे देख लेना। अभी के लिए ज्वाइन करो। तो आधे सब लोग तो पहुंचे भी नहीं होंगे, हम आधे रास्ते हम पहुंचे, बाकी सब नितेश भी नहीं नितेश तो उधर रहता है, कहीं दूर रहता है वो तो। अमृत। सर गणेश को हम्म, घर घर का चाबी लेने जाना मैंने पड़ेगा। सर एक मैसेज डाला है ग्रुप में, देखते हैं कितने जन ज्वाइन करते हैं कब तक। ठीक है, देखो रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो तो जितने लोग पैसा अभी फिलहाल ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन कर लो, बाकी लोग का देखते हैं। बाकी लोग हाँ का हाँ सर। है ना, रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। ठीक हाँ है, अभी ठीक है। जितना ज्वाइन कर सकते हो उतना मैक्सिमम तक मैसेज पहुंचा के ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक है। ठीक है, बाकी फिर लोग एटलीस्ट ऑनलाइन जितने दे। ज्वाइंट है उनको मेजोरिटी में पूछ लूंगा, मेजोरिटी लोगों को चलेगा तो बंद कर लो। अरे नहीं, कैंसिल कर सकते, वही मैं बोल रहा हूँ, कैंसिल कर सकते थे तो कर देते थे बट अभी के लिए ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सर सर ज्वाइन चैट करो। बॉक्स में आओ। सर चैट बॉक्स क्या में हो? आओ। हाँ, चेक बॉक्स में भी ठीक है बट आप है ना ज्वाइन कर लो अभी, बस फटाफट फटाफट। हाँ हाँ। ठीक है, चलो। चलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। continue। हाँ, अभी अभी हो सकता है कुछ लोग जो पहुंचे नहीं है, पर ठीक है, जिनका रह जाएगा ना वो लोग ऑनलाइन देख लेना अभी। ठीक है, जितने लोग भी ज्वाइन हुए फिलहाल कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है। जितना जितने लोग भी कंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक 28 है, वेट कर रहा हूँ। और अगर ज्वाइन जिनको नहीं पता है प्लीज इन्फॉर्म करके ज्वाइन करवाने बोलो जितने हो सके उतना। ईस्ट वाले भी शायद अभी कितने लोग ईस्ट में से कोई ज्वाइन हुआ है इसमें से? ईस्ट में से कोई है? बी। हाँ सर। हाँ, तो ज्वाइन हुआ है तो प्लीज अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि लेक्चर ज्वाइन करने बोलो उनको। हाँ, उनकी मर्जी, अगर नहीं करने बात अलग है बट एक बार के लिए उनके तक मैसेज पहुंचा दो कि ज्वाइन लेक्चर को चालू हो गया है। ज्वाइन करना नहीं करना उनके ऊपर है, बट एक बार मैसेज पहुंचा दो। ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो, कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट। हाँ, तो हमारा पिछले बार वीबीटी हुआ था, वीबीटी से आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, क्रिस्टल फील्ड थियरी, सीएफटी। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत नहीं भी समझेगा या फिर कुछ इश्यूज है, देखो ट्राई समझ, मैं समझता हूँ सैचुरेटेड हो बट जितना कोशिश कर सकते हो उतना समझो। नहीं समझेगा तो हम क्लास में देख लेंगे, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, तभी वापस एक शॉर्ट आइडिया दे दूंगा बट अभी के लिए ज्वाइन करो। अभी के लिए जितना समझ सकते हो उतना समझो पहले। ओके, कितने हो यस गए अभी? सर। 29 है अभी। ठीक है, चलो। हाँ, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको वीबीटी में बताया था कि एज पर वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, the bond which is present between central metal ion and ligand is coordinate bond, is a coordinate bond। ठीक है, बट एज फॉर हेलो। सीएफटी सी। हाँ बोलो। सर मैं आंगी बोल, सर आप अभी तक हम लोग ज्वाइन भी नहीं किए, अब तक घर भी नहीं पहुंचे और आप सिखा रहे हो इम्पोर्टेंट है, हम कैसे करेंगे फिर बाद में?
मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है तो देख लेना। सर बट ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग को फिर डाउट आया तो हम कैसे बात मतलब बता दूंगा पूछेंगे आपको। क्लास में बता दूंगा, टेंशन मत लो, क्लास में बता दूंगा। सर एटलीस्ट हम लोग घर पहुंचते तब तक मार्किंग्स दे दो। कितनी कितनी देर टाइम लगेगी, अभी कितनी देर है बचने में? 10 मिनट सर, 10 मिनट तो लगेगा, और अभी हम लोग घर पे जाएंगे, 2 मिनट तो बैठेगा, फिर तब तक ऑन करेंगे लेक्चर। 15 मिनट पकड़ के चलो। देखो जो भी है अभी के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्ट करो और इस लेक्चर को ज्वाइन करो जितना हो सके उतना जल्दी, ठीक है? हाँ ठीक है और सर। जो स्टार्टिंग का जो भी मिस आउट है ना उसको देख लेना, कुछ इतना नहीं है, मैं स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूँ अभी स्टार्टिंग का। एक बार सब मैं बार बार वही देख रहा हूँ जूम में, जब मुझे ज्यादा दिखेंगे तभी मैं एग्जैक्ट चालू कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, जितना हो सके उतना जल्दी ज्वाइन हो जाओ, जल्दी पहुंचो घर और ज्वाइन हो जाओ, अभी भी 30 है, ठीक है? ज्वाइन करो। देखो मेरे हाथ में होता मैं डेफिनेटली कैंसिल कर लेता। समझता नहीं क्लासेस वालों को। अभी छोड़ो ये सब, ठीक है? आप ज्वाइन करो, अब जो भी है आप ज्वाइन करो, जो जितना समझ सकते हो उतना समझो, नहीं समझ में आएगा मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्लास के अंदर, ओके? अब और टाइम वेस्ट करके मतलब भी नहीं है, करें स्टार्ट? यस सर। चलो स्टार्ट। ओके, आई होप ज्वाइन हो रहे। सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी जो है ना उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर पहले आप ये थियरी स्टार्ट करने के पहले, वैसे भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए, इस थियरी को स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ पार्ट आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ है ना आपका, तो आपको डी ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा आइडिया रहेगा। डी ऑर्बिटल जो है ना उसके कितने सबशेल होते हैं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, डी सबशेल है खुद, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? आई मीन डी सबशेल जो होता है, डी एक सबशेल है जिसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। है ना, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। बट अगर आपको किसी ने पूछा कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हाउ मच टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सबशेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर आपने 5 बताया, हाउ मेनी टाइप्स? सर तो एक काफी बढ़ गए बस। बार रिपीट करो ना। मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन डी सबशेल, हाउ मेनी टाइप्स? 5 ही है ना सर? हाँ 5 तो नंबर में है, टाइप्स कितने हैं? टाइप्स 2 ही है, ठीक है? टाइप्स तो 2 ही होते हैं, 2 ही टाइप होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है प्लेनार, ठीक है? एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनार ऑर्बिटल्स, टाइप 2 ही है, एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनार ऑर्बिटल्स, ठीक है? एक्सियल ऑर्बिटल मतलब वो जो एक्सिस पर होता है, जो एक्सिस पर है, और एक्सिस पर 2 ही है, एक है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसको माइनस नहीं पढ़ते, और डी जेड स्क्वायर, ये 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स है। क्योंकि अगर आप प्लेनार की बात करो तो प्लेनार 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये सब प्लेन में होते हैं। जैसे डी एक्स वाई जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, डी वाई जेड जो है वो वाई जेड प्लेन में है, और डी एक्स जेड जो है वो एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? क्या डिफरेंस है दोनों में? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बताओ बताओ, जितने लोग जो जो भी पता है बताओ, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर वो फर्स्ट वाला एक्सिस के अलोंग है। बस वाला, एक्सिस के अलोंग रहता है नोड उसका। हाँ और, हाँ और दूसरा? वो मतलब ऐसा डायगोनल रहता है दूसरा वाला। दोनों में इतना डिफरेंस है कि ये समझो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना, तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऐसा दिखता है, एक्सिस के ऊपर होते हैं इनके लोब्स, ऐसे रहता है, नोड नहीं लोब्स होते हैं, ये लोब्स है, ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है। और अगर आप डी एक्स वाई देखोगे तो डी एक्स वाई ऐसा होता है, डायगोनल वगैरह ऐसा नहीं बोलना होता है, एक्स, इसके लोब्स प्लेन में होते हैं, ये प्लेन है,
कि प्लेन के अंदर है लोब्स, प्लेन के अंदर होते हैं। गायब कैसे हो गया यार, ठीक है। हाँ, तो इसके जो लोब्स होते हैं ना वो प्लेन में होते हैं। यहाँ पर ऐसे लोब्स प्लेन में होते हैं, ये प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन में होते हैं, ये डिफरेंस है। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो अभी जब आपने एक्स वाई लिखा है तो ये डी एक्स वाई बन जाएगा। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर कर यहाँ पर चेंज करके, भी समझो मैंने चेंज कर दिया और लिख दिया यहाँ पर मैंने वाई और जेड, तो ये भी क्या बन जाएगा, वाई जेड। ठीक है, वापस चेंज कर देते हैं। अगर मैंने चेंज करके बना दिया, इस बार मैंने लिख दिया एक्स और जेड, तो ये बन जाएगा डी एक्स जेड। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए प्लेन में होते हैं, इनके इनके जो लोब्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्लेनर ऑर्बिटल्स। और ये वाले एक्सिस पे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स, दे आर नोन एज एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनर ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। इस तरह से पता होना चाहिए, आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ये आइडिया होनी बहुत जरूरी है। थोड़ा थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, ऑनलाइन है और थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल होगा। अगर नहीं समझा तो मैं क्लास में समझा दूंगा, बट कोशिश करना अपने मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसकी कोशिश करना आप वैसे समझ मैं थ्री डायमेंशनल को टू डायमेंशनल में समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करेगा तो समझेगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इतना क्लियर है? तो ये पहले तो डी सबशेल की आइडिया होनी चाहिए, एक्सियल एंड प्लेनर, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ या फिर इसके पॉस्टुलेट्स बता रहा हूँ, इन पॉस्टुलेट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कितने लोग ज्वाइन हुए यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज्वाइन कितने लोग हुए? 39। सर सर बोलो बोलो बोलो। सर सर हमारा तो अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ अभी W2 में, अमित सर का देखो भी मैं लेक्चर हुआ था। समझता हूँ, मेरा भी लेक्चर जस्ट खत्म हुआ, मैं भी जस्ट ईस्ट से लेक्चर लेके आया हूँ, बट क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं बताओ अभी? आप मुझे बताओ इसका सर कोई को थोड़ा और। लेट मतलब करना था ना, हमारे बैच में से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। बराबर है, आप क्या ईस्ट में भी मैं अभी जस्ट लेक्चर लेके आया हूँ, ईस्ट वाले भी जस्ट पहुंचे होंगे, ईस्ट वाले भी जस्ट ही पहुंचे होंगे, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर कैंसिल कर देता, तो भी बट इतना समझो कि नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना, ये बहस करने से बेटर है हम ये सब चीजें सोचे कि क्यों नहीं हुआ, ये हुआ, वो सब सोचने से बेटर है कि आप लेक्चर ज्वाइन कर लो। ठीक है, जितना हो सके हाँ उतना सर। जल्दी ज्वाइन करो, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अभी तक इतना स्टार्ट नहीं किया है फास्ट फॉरवर्ड, बट इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन हो जाओ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब सोच के कि क्या करना है क्या नहीं, क्यों कैंसिल नहीं हुआ है ना, ये सबसे बेटर है आप ज्वाइन करो। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब इसके अंदर इसका जो पहला पॉस्टुलेट है, इसका पहला पॉस्टुलेट कुछ ऐसा है, इसके पहला पॉस्टुलेट ये कहता है, इसका पहला पॉस्टुलेट कहता है कि आपको पता है कि हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड्स होते हैं। तो इस थियरी का कहना है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, दैट एक्ट एज दैट एज एक्ट्स एज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, याद रखना, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लिगैंड्स जो होते हैं, लिगैंड्स जो है, दे बिहेव एज और एक्ट एज, ligand behaves as negative point charge, behaves as negative point charge, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। फिर बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी के हिसाब से, सीएफटी के हिसाब से सीएमआई बिहेव्स एज और एक्ट एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, व्हेन लिगैंड्स बिहेव एज और लिगैंड एक्ट एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्रिस्टल फील्ड थियरी का मानना है। अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होने वाला है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होने वाला है। प्लीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी क्या है, तो ही आयनिक बॉन्ड बोलना है, वरना कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है। सीएफटी के हिसाब से, ये सीएफटी की थियरी का मानना है, ऐसा सीएफटी की थियरी का मानना है कि आयनिक बॉन्ड होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, और उन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ अब सर। उसके बाद, हाँ ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसके अंदर वो ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स which faces the ligand, which faces the ligands directly। ठीक है। ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड को डायरेक्ट फेस करने वाले हैं, या लिगैंड के वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड के डायरेक्शन में आ रहे हैं, लिगैंड के डायरेक्शन में आ रहे हैं, या लिगैंड्स जो ऑर्बिटल के डायरेक्शन में आ रहे हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऑर्बिटल विच फेसेस द लिगैंड्स डायरेक्टली और आप बोल सकते हो कि वो ऑर्बिटल जो लिगैंड के डायरेक्शन में आ रहे हैं, द ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स विच comes or comes into the direction of या path of direction slash path of ligands, their energy increases। उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, इतना ध्यान रखना। उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अभी थोड़ी देर में समझेगा क्या एनर्जी एंड ऑल क्या है, थोड़ी देर में समझेगा। वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हैं, या डायरेक्ट उसके पाथ में आने वाले हैं, डायरेक्शन में आने वाले हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। एंड दोज which does not comes into their path, their energy decreases। उनकी एनर्जी क्या होने वाली है? डिक्रीज हो जाएगी। देयर एनर्जी डिक्रीजेस, उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्या है ये पॉसिबिलिटी इतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा। रीजन इज कि अभी तक आपको एक्चुअली और पूरा आइडिया नहीं है, थोड़ी देर में समझेगा, डोंट वरी। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ऑर्बिटल्स व्हिच फेस द लिगैंड्स डायरेक्टली और ऑर्बिटल्स व्हिच कम्स इनटू द डायरेक्शन और द पाथ ऑफ द लिगैंड्स, देयर एनर्जी इंक्रीजेस, एंड दोज व्हिच डज नॉट कम्स इनटू देयर पाथ, देयर एनर्जी डिक्रीजेस। उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, उनकी एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होने वाला है? इनके अंदर होगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है इनके अंदर। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं, या डी सबशेल स्प्लिट हो जाएगा। डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है इसके अंदर। ठीक है, इनके अंदर स्प्लिट होने वाला है डी ऑर्बिटल। कितने लोग ज्वाइन हुए हैं? वो क्या अभी भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं? तो मेरे को लगता है उन लोगों को ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होने वाला है। अब इसके अंदर आपको देखो, एक बार समझ में आ गया तो एकदम इजी, इतना भी कुछ टफ नहीं है, एकदम इजी जाता है अगर आपको समझ गया तो। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होने वाला है, और स्प्लिट होता है इनटू टू सेट्स। अगर स्प्लिट हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनटू टू सेट्स, इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल, इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो दो सेट क्या है? एक सेट को बोलते हैं T2G सेट, और एक सेट को बोलते हैं EG सेट। T2G सेट एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, T2G सेट एंड EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये T2G और EG के बीच में जो गैप होता है, द गैप प्रेजेंट बिटवीन T2G एंड EG, ध्यान से सुनना, द गैप प्रेजेंट बिटवीन T2G एंड EG इज नोन एज CFSE, और उसको डिनोट करता है डेल्टा से भी डिनोट करता है। The energy gap between T2G set of orbitals and EG set of orbital is known as CFSE। CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, या फिर इसको कभी कभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। फिर बोल रहा हूँ, इसका पूरा फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अगला पेज देखते हैं क्या है ये सब। ये जो पॉइंट मैंने बोला इसका क्या मतलब है? अभी थ्री डायमेंशनली थोड़ा सा इमेजिनेशन है। ठीक है, तो ध्यान दो अगला पेज। तो अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक को दो सेट में। पहला हम पढ़ने वाले हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, तो उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से करेंगे, बट डेल्टा के नीचे लास्ट में लिखेंगे टी, कि टी डिनोट करता है कि यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। पूरे थियरी का नाम है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ये जो है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, सॉरी, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। आप सबको टेट्राहेड्रल पता ही होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है। टेट्राहेड्रल जो होता है ना, वो टेट्राहेड्रल जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, अगर थ्री डायमेंशनली देखे तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा दिखता है टेट्राहेड्रल, एक पीछे की तरफ है, एक ऊपर है, और एक ऐसा रहता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऐसा कुछ होता है, इतना ध्यान रखना है। शेप तो ऐसा पता ही है आपको। अब इसके केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इस केस में आपको ध्यान रखना है, वो बोलेंगे, पूछेंगे भी और बोलेंगे भी, आपको ध्यान रखना है कि वो बोलने वाले हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिगैंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड जो है तो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कैसे करते हैं वो पूछेंगे। तो याद रखना, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ligands approaches central metal ion, ligands approaches central metal ion along the plane, along the, या फिर along the plane बोले, या in between the plane बोलते हैं, बेटर है in between the plane बोलते हैं, in between the planes, in between the planes। क्या कहने का मतलब है, समझेगा भी, धीरे धीरे समझेगा, एकदम से नहीं समझने वाला है। समझो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैं थ्री डायमेंशनल को अभी टू डायमेंशनल में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक एक्स एक्सिस है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें जब लिगैंड्स अप्रोच करेंगे, लिगैंड्स आने चाहिए ना सेंट्रल मेटल के करीब, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब बनेगा जब उसको लिगैंड्स उससे जुड़ेंगे, तो लिगैंड जुड़ने के लिए लिगैंड्स उसके नजदीक तो आने चाहिए। किसके नजदीक आने चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन के। तो जब सेंट्रल मेटल आयन के नजदीक आते हैं, जब सेंट्रल मेटल आयन के नजदीक आते हैं तो वो कैसे आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आने वाले, लिगैंड्स ऐसे आएंगे, देखो, इन बिटवीन दी प्लेन्स, इन बिटवीन दी प्लेन्स अप्रोच करते हैं। एकदम सेंटर में कौन है, यहाँ कौन है, सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन है, और जो लिगैंड्स है वो सेंट्रल मेटल आयन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, इन बिटवीन दी प्लेन्स अप्रोच कर रहे हैं, इन बिटवीन दी प्लेन्स, प्लेन्स के बीच में से अप्रोच कर रहे हैं, प्लेन के बीच में अप्रोच कर रहे हैं, प्लेन के बीच में अप्रोच कर रहे हैं ऐसे। और अगर प्लेन के बीच में अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन के बीच में अप्रोच करने वाले हैं तो एकदम लॉजिक सी बात है, इट्स वेरी लॉजिकल कि मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लिगैंड्स के डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स आने वाले, प्लीज ध्यान से सुना, यहाँ पे ही कंसेप्ट एक्चुअल, यहाँ पर ही एक्चुअल कंसेप्ट, अभी कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर, यहीं से एक्चुअल कंसेप्ट है कि यहाँ पर, यहीं से एक्चुअल कंसेप्ट है। आपको ध्यान देना है कि लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, उसी पे पूरा कंसेप्ट है। 2 मिनट में चाय पी लेता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। चलो कंटिन्यू, देखो मैंने इसमें क्या बोला आपको कि लिगैंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को इन बिटवीन दी प्लेन्स, बराबर है। और आपको पता है कि अगर इन बिटवीन दी लिगैंड्स अप्रोच कर रहे हैं इन बिटवीन दी प्लेन्स, तो प्लेन्स में कौन सा ऑर्बिटल थे, प्लेन्स में कौन सा ऑर्बिटल है, प्लेनार, है ना, प्लेन्स के अंदर प्लेनार ऑर्बिटल है, प्लेन्स के अंदर प्लेनार ऑर्बिटल है। मैंने क्या बोला था, वो ऑर्बिटल जो लिगैंड के डायरेक्शन में आएंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ऑर्बिटल जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आएंगे उनकी ऑर्बिटल, जो लिगैंड्स, जो वो लिगैंड, सॉरी, वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आने वाले हैं, वो ऑर्बिटल्स, हमारे पास 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, प्लेनार ऑर्बिटल्स और एक्सियल ऑर्बिटल। तो इससे पहले पढ़ा था हमने प्लेनार ऑर्बिटल और एक्सियल ऑर्बिटल। इन्हीं प्लेनार और ऑर्बिटल, इन्हीं प्लेनार और एक्सियल ऑर्बिटल को ही बताता हूँ। ये जो ऊपर की तरफ एक्सियल दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम ईजी सेट, इसको बोलते हैं हम ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स,
Ag सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और ये जो प्लेनार है, प्लेनार, इसमें कितने हैं? 3 है ना, 3 है, इसीलिए इसको बोलते हैं T2G। T2G मतलब 2 T हो गए, 1 G हो गया, तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, प्लेनार, वापस बोल रहा हूँ, प्लेनार जो है मतलब dxy dz dxz 3 है, इनको T2G बोलते हैं। और 2 जो है dx2-y2 और dz2, ठीक है, इनको बोलते हैं EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इनको EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझा मैंने क्या बोला? ये समझ में आ रहा है? ये सब बेस पहले क्रिएट करने की कोशिश करो, प्लीज समझना इसको। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ठीक, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको इतना समझ में आया है तो यहाँ देखो, जब टेट्राहेड्रल का केस है, तो टेट्राहेड्रल का केस है, उसमें लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं सेंटर मेटल आयन को अलोंग द या इन बिटवीन द प्लेन्स, और इन बिटवीन द प्लेन्स अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन में कौन से सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? आपने ही बोला, प्लेनार सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, प्लेनार ऑर्बिटल्स उसके डायरेक्शन में आ रहे हैं, और जो उसके डायरेक्शन में आते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि जो प्लेनार ऑर्बिटल्स होंगे, जो प्लेनार ऑर्बिटल्स होंगे, प्लेनार ऑर्बिटल्स यानी T2G, प्लेनार ऑर्बिटल यानी T2G, तो T2G की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एक्सियल ऑर्बिटल्स जो है, एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल्स यानी कौन? EG, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उनकी एनर्जी क्या होने वाली है? डिक्रीज। इतना समझ में आता है? सर एक्सेल का कैसे कम होगा? मैंने बताया तो, एज पर दी रूल है ये, एज पर दी पॉस्टुलेट है। पॉस्टुलेट में क्या बोला गया है? वो ऑर्बिटल जो लिगैंड्स को डायरेक्टली फेस करेंगे, वो ऑर्बिटल्स लिगैंड्स के डायरेक्शन में आएंगे, ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आएंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड के डायरेक्शन में नहीं आ रहे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो कौन से ऑर्बिटल्स है जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आ रहे हैं? प्लेनार। इसलिए प्लेनार की एनर्जी बढ़ गई। कौन है जो उसके डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं? एक्सेल। एक्सियल, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। इतना क्लियर है? यहीं से Yes, पूरा sir. बेस है, बस हाँ ये सर। समझ में आ गया तो बेस है, बाकी इसको बेस से भी पढ़ सकते हैं, इसको ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। इतना क्लियर? चलो, इतना समझ में आ गया। ओके, उसके बाद आपको समझना है, अगर प्लेनार ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई मतलब T2G की बढ़ गई, एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई, यानी EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई है। ठीक है, इतना समझ में आता है। उसके बाद आप लोगों को वैसे भी स्ट्रक्चर पैटर्न तो आता ही है। स्ट्रक्चर पैटर्न आता है तो मुझे बताओ, व्हाट डज डीजनरेट ऑर्बिटल्स मींस? किसी को तो पता होगा, या जेई वाले या जो भी है उनको बताओ, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है भाई? जिनका एनर्जी सेम रहता है। परफेक्ट है ना, जिनका एनर्जी सेम रहता है, दोज ऑर्बिटल्स हुज एनर्जी इज सेम सेड टू बी डीजनरेट, उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, एकदम परफेक्ट बोला उन्होंने। तो देखो, इनिशियली डी ऑर्बिटल्स कितने, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। ये पांचों के पांचों जो है ना, इनकी एनर्जी सेम है, इन पांचों की एनर्जी क्या है? बिल्कुल सेम। पांचों की एनर्जी सेम है, मतलब दे आर सेड टू बी, they are said to be degenerate d orbitals, they are said to be degenerate d orbitals। पांचों की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है। बट जैसे ही अब ये कब होगा ऐसा, कब है डीजनरेट? जब ये जो भी एलिमेंट है, ये जो भी एलिमेंट है जिनके अंदर ये डी ऑर्बिटल्स है, ये किसको फेस नहीं कर रहे हैं फिलहाल? इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, फिलहाल इनके कांटेक्ट में, इनके आसपास लिगेंड्स नहीं है, इनके आसपास लिगेंड नहीं है, इसीलिए ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल, ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम है, इनकी एनर्जी सेम है। जैसे ही इनके जोन में पेज ऐड करते हैं, मैं आपको 3 डायमेंशनली भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो, समझो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कोई तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके अंदर डी ऑर्बिटल्स होंगे और डी ऑर्बिटल्स होंगे, और समझो ये उसका रेंज है, यहां तक ये उसका रेंज है डी ऑर्बिटल। ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, उस एलिमेंट का इतना रेंज है, मतलब इस रेंज के अंदर अगर लिगैंड आना चालू हुआ, इस रेंज के अंदर, तब इस ऑर्बिटल्स की एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। जब तक लिगैंड इस रेंज के बाहर है, जब तक लिगैंड्स इस रेंज के बाहर है, तब तक डी ब्लॉक एलिमेंट, ये जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका जो डी ऑर्बिटल्स है वो कैसा रहेगा? डीजनरेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस समझा रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट है, कहीं तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट पड़ा है, उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के अंदर जब तक लिगैंड नहीं आता है, जब तक लिगैंड उस रेंज के अंदर नहीं आता है, तब तक एनर्जी के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला है।
जैसे ही उस रेंज के अंदर लिगैंड आना चालू होगा, एनर्जीज के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। किसके एनर्जीज के अंदर? डी ब्लॉक, ये जो डी ऑर्बिटल है उसके एनर्जी के अंदर। तो समझो पहले लिगैंड एकदम दूर है, जब लिगैंड एकदम दूर है तो मुझे बताओ डी ऑर्बिटल्स के एनर्जी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं? नहीं। नहीं। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स कैसे रहेंगे ये? सेम। इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स कैसे रहेंगे? डीजनरेट। डीजनरेट मतलब इनकी एनर्जी सेम रहने वाली है। जैसे ही लिगैंड अभी इधर आएगा, इधर समझो कि लिगैंड यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया मतलब रेंज में आना चालू हो गया। जैसे ही लिगैंड रेंज के अंदर आएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी क्या होने वाली है? बढ़ जाएगी। मतलब एनर्जी अब बढ़कर कितनी हो जाएगी? समझो अभी पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी और पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल यहां आ जाएंगे। एनर्जी बढ़ गई है, बट अभी भी डीजनरेट है। प्लीज चीजें समझना, डीजनरेट का मतलब होता है एनर्जी सेम होना, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होना। ऑर्बिटल, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, अभी भी सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, बस ओवरऑल पूरे के पूरे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है। देखो ना, ऊपर बना दिया, थोड़ा सा ऊपर बना दिया, इसका मतलब है सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक साथ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लिगैंड रेंज में आना चालू हो गया, लिगैंड जो है उसके रेंज में आना चालू हो गया है, तो एनर्जी बढ़कर इतने हो गई, सारे के सारे एक साथ ऊपर चले गए, एनर्जी बढ़ गई इनकी। ठीक है, तो देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी। सबका सेम ही होगा ना आवाज बराबर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर? तो सबका सेम होगा। हाँ सबका सेम होगा, अभी भी एनर्जी सबका सेम है, सबका एनर्जी सेम है, अभी भी डीजनरेट है, बस ओवरऑल सबकी एनर्जी बढ़ गई है। ये कब होता है? जब लिगैंड उसके रेंज में आना चालू होता है, ये लिगैंड उसके रेंज में आना चालू होता है। अब तीसरा कंडीशन, तीसरे कंडीशन में लिगैंड यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, एकदम नजदीक आ गया। जब लिगैंड और नजदीक आने लगता है ना, तब ये स्प्लिट हो जाएगा। अब ये क्या होने वाला है? ये एकदम यहाँ से पहले एक लाइन बना लो, एकदम सेंटर में एक लाइन बना दिया मैंने। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कुछ चले जाएंगे ऊपर की तरफ, कुछ चले जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, और कुछ चले जाएंगे नीचे की तरफ, ये आगे नीचे की तरफ। तो अब यहां पर जब लिगैंड और नजदीक आना चालू होता है, जब लिगैंड और नजदीक आएगा किसके? सेंट्रल मेटल आयन के। जब लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन के नजदीक आएगा, तब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे इनटू टू सेट, इनटू टू सेट। एक सेट बन जाएगा ईजी का, एक बन जाएगा टी2जी का, एक सेट बन जाएगा ईजी का, एक बन जाएगा टी2जी का। हालांकि हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, हम पहले जो अभी जो फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में हमने अभी पढ़ा कि किसकी एनर्जी बढ़ने वाली है? टी2जी सेट की एनर्जी बढ़ने वाली है। टी2जी में कितने ऑर्बिटल्स थे? 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ 3 ऑर्बिटल्स बना दे रहा हूं। ये ऊपर की तरफ 3 जो है, इनकी एनर्जी बढ़ गई है, इनको बोलते हैं अब टी2जी सेट, टी2जी। जबकि दो जो है, जो 2 ऑर्बिटल्स है वो नीचे चले जाएंगे, उनकी एनर्जी कम हो गई है, इनको बोलते हैं ईजी सेट, इसको बोलते हैं ईजी सेट। तो टी2जी सेट और ईजी सेट। यहां अब ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट हो चुके हैं, और इसको बोलते हैं कि यहां पर डीजेनरेसी ब्रेक हो चुकी है। तो डीजेनरेसी तब ब्रेक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड डीजेनरेसी इज ब्रोकन, डीजेनरेसी इज ब्रोकन। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पर डीजेनरेसी ब्रेक हो गई, इसीलिए टी2जी ऊपर चला गया, ईजी नीचे चला गया। मैंने आप फिर बता रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर लिगैंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को इन बिटवीन दी प्लेन्स, ठीक है, सॉरी इन बिटवीन दी एक्सिस, इन बिटवीन दी एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हो कि अप्रोचेस द लिगैंड along the planes बोल सकते हैं, इन बिटवीन दी प्लेन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लेन्स के अंदर अप्रोच कर रही है, और प्लेन्स के अंदर अप्रोच कर रही है, तो प्लेन्स के अंदर अप्रोच करेगी, तो प्लेन्स कौन सा ऑर्बिटल है जो यहाँ पर लिगैंड्स को फेस करने वाले? प्लेनार ऑर्बिटल्स। और प्लेनार ऑर्बिटल अगर फेस करेंगे तो प्लेनार ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, प्लेनार ऑर्बिटल यानी टी2जी सेट, टी2जी सेट। इसलिए टी2जी सेट को ऊपर भेज दिया गया और ईजी सेट को नीचे भेज दिया गया। समझ में आया मैंने क्या समझाया? ये पूरा कंसेप्ट है यहीं पे। हाँ ठीक है, तो यहाँ डीजेनरेसी ब्रेक हो चुकी है, डीजेनरेसी, डी ऑर्बिटल जो है उनकी पहले डीजेनरेट थे, अब डीजेनरेट नहीं रहे, क्योंकि उनके अंदर अब एनर्जी सेम नहीं है, 3 की एनर्जी सेम है, 2 की एनर्जी अलग है, ठीक है। इसको डीजेनरेसी ब्रेक हो चुकी है, डीजेनरेसी ब्रेक हो गई। अब ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक, ये जो एनर्जी का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी का गैप है, इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। समझा? हाँ सर। यही मैं यहाँ बता रहा था, द एनर्जी गैप बिटवीन T2G and EG set of orbital is said to be CFSE. The energy gap between T2G and EG is known as
CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। बट यहाँ पर डेल्टा क्या आएगा, इसी को और क्या लिखूं मैं, डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए डेल्टा टी आ जाएगा, इसलिए डेल्टा टी आ जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ Yes, सर। ठीक है। और ये जो एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने साइन सेंटर में लाइन बनाई थी, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे याद रखो, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। इसको बेरी, यार ये गायब क्यों हो रहा है यार, इसको क्या बोलते हैं हम, बेरी सेंटर। कोई नहीं पूछने वाला है। जैसे अर्थ का एकदम सेंटर इक्वेटर होता है, वैसे यहाँ पर बेरी सेंटर है, यहाँ से बेरी सेंटर है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा हमेशा याद रखना टेट्राहेड्रल T2G, आप बोल सकते हैं T2G स्टार्ट्स विथ टी। टी किससे मैच करता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कब होता है बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? लगता है सब सो रहे हैं क्या? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 4. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तभी ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तभी तो टेट्राहेड्रल होता है। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये ट्रिक है, उससे याद रख सकते हो कि ये जो T2G है, इस ये जब ऊपर जाता है तो कितनी एनर्जी लेकर ऊपर जाता है, कितनी एनर्जी लेकर ऊपर जाएगा? बेरी सेंटर से याद रखना 0.4, 0.4 टाइम्स डेल्टा टी। जितना भी डेल्टा टी का वैल्यू होगा उसका 0.4 उसके पास चला जाता है, 0.4 के साथ वो ऊपर जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको अनइक्वल बनाया डायग्राम को। अनइक्वल मतलब ऊपर की तरफ मैंने कम लिया है, नीचे की तरफ ज्यादा लिया है, नीचे की तरफ डिस्टेंस ज्यादा लिया है, क्योंकि होता भी ज्यादा है। नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ कितना होगा, नीचे की तरफ कितना होगा 0.6। नीचे की तरफ याद रखना है आपको, नीचे की तरफ होता है 0.6 डेल्टा टी, और माइनस के साथ यहाँ पे प्लस साइन लगता है, यहाँ पे माइनस साइन लगता है। ध्यान रखना, एक तरफ प्लस मतलब जो भी सेट ऊपर जाने वाला है वो 0.4 टाइम्स डेल्टा टी की एनर्जी लेकर ऊपर जाएगा, और जो भी सेट नीचे जाएगा वो माइनस 0.6 से कम होकर नीचे जाता है। तो याद रखना, जो नीचे जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है वो कितने से कम होती है? 0.6 टाइम्स डेल्टा टी से। और जो ऊपर जाता है वो कितनी एनर्जी लेकर ऊपर जाता है? 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, इतना समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डेल्टा 0.4 और यहाँ पर है 0.6, 0.6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैलकुलेशंस में भी आ सकता है, स्पेशली जेई के केस में आता है ज्यादा। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है, और इसमें एक ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक से भी समझाता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वो पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर ऊपर कौन होता है, नीचे कौन आता है? तो टेट्राहेड्रल किससे स्टार्ट होता है? टी से। तो याद रखना उसके अंदर T2G ऊपर होता है, उसके अंदर T2G, ये ट्रिक है, उसके अंदर T2G ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है EG नीचे होगा, एकदम लॉजिकल। बस इसका रिवर्स होने वाला है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में बताओ ऊपर कौन होगा? EG. हाँ, और T2G नीचे है। ये तो ट्रिक हो गया। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, पहले इतना समझ में आया कि टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझा? Yes, sir. हाँ बस ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की तरफ। तो दूसरा हमारा सर, ये टॉपिक सब है ऑक्टा। टाइप है क्या हुआ? इसमें, क्रिस्टल थ्योरी में सब टाइप है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में सा, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल क्या है? मतलब टाइप है, मतलब इसमें ही है, मतलब टॉपिक में। हाँ, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगला है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट टॉपिक। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिखता हूँ तो CFSE लिखूंगा, तो इधर क्या लिखने वाला हूं मैं? O लिखूंगा। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर O और T का इंपॉर्टेंस है। O मींस ऑक्टाहेड्रल होता है, T मींस टेट्राहेड्रल होता है। तो ध्यान देना कि डेल्टा के बाजू में क्या लिखा है। अगर खाली डेल्टा लिखा है तो वो सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। अगर डेल्टा T लिखा है तो वो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। डेल्टा O लिखा है तो वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आता है मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है, चलो अगेन स्टार्ट करते हैं वापस। यहाँ पर वापस 5 डी ऑर्बिटल थे, पांचों के पांचों कैसे है? सेम एनर्जी है, देयरफॉर वो डी जनरेट है। तो दिस इज डी जनरेट डी ऑर्बिटल।
डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। फिर वापस ये कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड, इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड्स। ठीक है, अब वापस वही कंसेप्ट, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा बिकॉज जब लिगैंड्स उसके डायरेक्शन में आएंगे, लिगैंड्स उसके रेंज में आएंगे तो थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है, बट अभी भी डीजनरेट ही है, सिर्फ एनर्जी बढ़ी है थोड़ी से। फिर जब वो और नजदीक आ जाते हैं तब इसमें, अच्छा इसके पहले एक और पॉइंट है, हाँ इसमें आपको ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सीएफटी लिगैंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करेंगे इस बार along the axis. According to CFT, ligand approaches central metal ion along the axis in case of octahedral crystal field splitting. ठीक है यार, ये डॉट 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 कहाँ से आ जाता है नीचे, कैसे क्रिएट होता है ये अपने आप? सर वो लग रहा है रॉन्ग स्पेलिंग है इसलिए ऐसा आ रहा है। अच्छा ऐसा होता है इसलिए, ओके चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी का मानना है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं। तो उसका जब आप डायग्राम बनाने जाओगे तो कुछ डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। अगेन 3 डायमेंशन को मैं 2 डायमेंशन में बता रहा हूँ। ये 2 एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस को ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए जेड एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, एक मिनट, हाँ ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। इसके अंदर लिगैंड अप्रोच करेंगे अलोंग दी एक्सिस, तो लिगैंड कुछ ऐसे अप्रोच करने वाले, ये पहला लिगैंड, ये दूसरा लिगैंड, ये तीसरा लिगैंड, ये चौथा लिगैंड, ये पांचवा लिगैंड और ये 6th लिगैंड। तो ये सारे लिगैंड्स हैं, ये लिगैंड्स, देखो लिगैंड्स अभी अप्रोच कर रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं लिगैंड्स अभी? along the axis. अलोंग द एक्सिस। अब अगर लिगैंड्स अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस तो वापस वही कहानी, जो ऑर्बिटल लिगैंड्स के डायरेक्शन में आने वाले, वो ऑर्बिटल्स जो लिगैंड्स के डायरेक्शन में आएंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ बताओ इस बार कौन से ऑर्बिटल जो है वो उनके डायरेक्शन में आ रहे हैं? कौन से ऑर्बिटल्स लिगैंड्स के डायरेक्शन में आ रहे हैं? कौन से ऑर्बिटल लिगैंड्स के डायरेक्शन में आ रहे हैं? यार क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? कौन से ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स, बताया था ना। क्या बोला, समझा? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो कौन से ऑर्बिटल्स आने वाले हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स उसके डायरेक्शन में आने वाले हैं। एक्सियल ऑर्बिटल्स उसके डायरेक्शन में आएंगे तो एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन सा सेट है? एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन सा सेट है? Eg. ईजी सेट। तो इसका मतलब है इस बार ईजी सेट की एनर्जी बढ़ जाएगी, ईजी सेट की एनर्जी बढ़ने वाली है, तो ईजी सेट की एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और T2G उसके डायरेक्शन में नहीं आ रहा है तो T2G सेट जो है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी डिक्रीजेस। समझा? हाँ सर। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है और इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। T2G टी से स्टार्ट होता है तो उसमें T2G ऊपर है, ईजी नीचे है। ऑक्टाहेड्रल के अंदर रिवर्स होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ईजी ऊपर चला जाएगा। तो अगेन इसमें क्या होने वाला है, अभी यहाँ से हम वापस 2 सेट बनाएंगे, एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा। ऊपर की तरफ जो मैंने बनाया है वो क्या हो गया, ईजी सेट, उसमें 2 ही आएंगे। और नीचे की तरफ मैं बना रहा हूँ T2G सेट, 3। अगेन ये क्या है, ये बेरी सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गया ईजी सेट और ये हो गया T2G सेट। ठीक है, इन दोनों के बीच की एनर्जी को क्या बोलने वाले हम, इसको एनर्जी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलना गलत है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे डिनोट करेंगे डेल्टा ओ। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा ओ, डेल्टा ओ।
ठीक है, अगेन हमेशा ध्यान रखने का, ईजी जहां पर भी होता है तो वो कितना एनर्जी लेकर जाता है, ईजी हमेशा कितनी एनर्जी लेकर जाता है, 0.6, तो ये 0.6 डेल्टा ओ होगा। T2G हमेशा कितनी एनर्जी लेके जाता है, 0.4 डेल्टा ओ, बट ईजी हमेशा अगर नीचे जा रहा है तो माइनस लगाने का, ऊपर जा रहा है तो प्लस लगाने का, तो नीचे जो गया उसको हमने माइनस लगा दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes. हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.4 डेल्टा ओ, 0.4 डेल्टा ओ, ऊपर की तरफ जो गया वो 0.6 डेल्टा ओ से ऊपर जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसको आप, एकदम इजी है यार, इतना कुछ टफ नहीं है, कंसेप्ट से समझाया तो थोड़ा, जिनको कंसेप्ट समझना है उनको मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ईजी ऊपर जाता है, क्यों टीटीजी ऊपर जाता है। अगर आपको कोई पूछे तो बताना कि सीएफटी के हिसाब से यहाँ पर लिगैंड ऐसे अप्रोच करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को ऐसे अप्रोच करते हैं। आई मीन एक बार वो अलोंग द प्लेन, जो प्लेन्स है उसके अंदर अप्रोच करते हैं, और एक बार जो है वो अप्रोच करते हैं along the अलोंग द axis. एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली उनके डायरेक्शन में एक्सियल ऑर्बिटल आने वाले हैं, एक्सियल ऑर्बिटल यानी ईजी सेट, तो इसीलिए ईजी सेट की एनर्जी बढ़ जाती है, वो ऊपर चले जाते हैं, जो जो उनके डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए T2G नीचे आ जाता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, हाँ सर। sir. तो कंसेप्ट वाइज भी समझ में आ जाता है, और ट्रिक तो एकदम इजी है, ट्रिक से आप याद सकते हो, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये क्रिस्टल फील्ड थियरी है, दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी की एप्लीकेशन, क्रिस्टल फील्ड थियरी की एप्लीकेशन, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी की एप्लीकेशन। अच्छा, आज क्लास में मेरे को जिसने वो कंपाउंड पूछा था CrNH3 6 3+, वो है क्या ऑनलाइन अभी? Yes, sir. हो आप ऑनलाइन? ठीक है, तो देखो अब इसमें आपको समझेगा, अगर आप ऑनलाइन हो तो समझेगा ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था। तो देखो अभी क्या होने वाला है, अब आपको आगे क्या करना है इसके अंदर, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, Tg की एनर्जी बढ़ती है इसमें, T2G की एनर्जी कम हो जाती है, T2 की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, कितने से बढ़ती है, 0.6 डेल्टा ओ से, कितने से कम होने वाली है, 0.4, एक मिनट, कितने से कम होने वाली है, 0.4 डेल्टा ओ से कम हो जाएगी। ओके, चलो अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन, हाँ इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन, एक मिनट, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ Yes. सर। ये वापस बंद हो गया था, एक मिनट रुको, वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड, अब ध्यान से सुनना, इसकी एप्लीकेशन इजी है थोड़ा, एक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो ऐसे आपको एक पेज लेना है, और ये मेरे को चाहिए, हाँ लिख के, मैं हर क्लास में जब भी जाऊंगा मैं पूछूंगा उनसे, क्या करना है आपको, एक तरफ आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी, एकदम शॉर्ट में लिखनी है, शॉर्ट में मतलब एक तरफ आप लिखोगे D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन, ऐसे पूरा 10 तक लिखना है। पहले ही मत लिखना चालू करना, पहले मेरे को बताने दो कैसे लिखना है, ठीक है, ऐसा लिखना है। और उसमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है आपको, केस 1, केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है, तो केस 1 आपका है, केस 1 जो है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ऐसा लिखेंगे। या फिर क्वेश्चन में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, या फिर वो बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर वो बोलेंगे स्पिन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है,
तो वो बोलेंगे स्पिन, यहाँ पर बोलने वाले हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। 4 टर्म्स यूज करते हैं, मैं इन सबका मतलब समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाओ। केस 1 है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर है देन पेयरिंग एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और पहले ये भी लिखना पड़ेगा कि ये जो भी हमने लिखा ये किसके लिए है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? टेट्रा। क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है ना, नीट वालों के सिलेबस में नहीं रहता, जेई वालों का रहता है, मैं बताता हूँ, पर वो भी वो लास्ट में बताता हूँ, बट उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल, ठीक है, ध्यान दो कि टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में क्या था, टेट्राहेड्रल में कौन ऊपर है कौन नीचे है उसकी आइडिया होनी चाहिए। मैंने बताया था ट्रिक से याद रखने का, टेट्राहेड्रल टी से स्टार्ट होता है, T2G ऊपर है, EG नीचे है, ये सेट याद रहना चाहिए, ये सेट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें मैंने बताया क्या, ये क्या लिखा मैंने हेडिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी एंड ऑल। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है कि ये देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूँ यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रॉन अगर फिल करता हूँ तो समझो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर दूसरा फिल किया, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, जो मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने वाला हूँ इसके अंदर, इस केस में तीसरा इलेक्ट्रॉन जब फिल करूंगा, मतलब जो D3 कॉन्फिगरेशन है, D1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, D1 इधर ऑब्वियस ही बात है, पहला वाला ऑर्बिटल फिल करोगे, D2 दूसरा वाला फिल करोगे, बट D3 में प्रॉब्लम आ जाएगी। D3 के केस में समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को EG सेट में ही रखना है कि T2G में जंप करना है, उसमें कंडीशन है, ध्यान से सुनना कंडीशन। अगर कंडीशन उन्होंने बोला कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब EG और T2G के बीच का गैप, EG और T2G बीच का गैप इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बराबर है, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन है, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए रहेगी कितनी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए, और आपको पता है ऊपर जाने के लिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितना गैप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसको उतनी एनर्जी चाहिए रहेगी, तब तो वो ऊपर जा पाएगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes. हाँ अगर इलेक्ट्रॉन के पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, बट अगर समझो उसके पास उतनी एनर्जी है ही नहीं, उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगा, वो नीचे ही रुक जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है, नीचे ही पैड हो जाएगा। तो देखो नीचे ही रुक गया, तो नीचे ही पैड हो गया। तो अगर पैड होता है तो जो पैड होने के लिए एनर्जी लगती है, ध्यान से सुना, पैड होने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर पैड होने के लिए या पैर होने से रिलेटेड जो एनर्जी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैड होने के रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करने के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को पैड होने से रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन को पैड होने से रिलेटेड जो एनर्जी दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए या उससे रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज नोन एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आया क्या बोला मैंने। Yes, sir. ठीक है, अब सोचो, अगर मैं बोलूं किसी को भी कि समझो कि नीचे रहने के लिए एनर्जी कम चाहिए और ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ऊपर रहने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, अगर ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, सोचो मैंने जो केस बनाया है यहाँ पर, आपको पहला केस जो दिया है मैंने, उसमें क्या लिखा है मैंने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एक एनर्जी लगेगी, उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को वहीं पेयर्ड होने के रिलेटेड जो एनर्जी है दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। कोई भी नॉर्मल किसी किसी भी नॉर्मल स्पीशीज को या किसी को भी बोला जाए इस नेचर में, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, नेचर में उसको बोला जाए काम करना है, कोई तो काम करना है, एक काम है जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा लगेगी, एक काम है जिसके अंदर एनर्जी कम लगेगी, बताओ लॉजिक सी बात है, बाय नेचर्स लॉ कौन सा काम करना पसंद करेंगे, कम वाला। है ना, ऑब्वियसली जिसके अंदर एनर्जी कम लगती है, जिसके अंदर एनर्जी कम लगती है। पहला केस देखो, पहला केस क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो मुझे बताओ जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो नीचे रहना पसंद करेगा कि ऊपर जाएगा, नीचे। नीचे। क्यों, क्योंकि नीचे यानी पेयर्ड होना, और पेयर होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, तो जो एनर्जी कम है ऑब्वियसली वहीं रहना पसंद करेगा, और ऑब्वियसली ये भी बात है कि एनर्जी कम लगेगी या एनर्जी कम वाला जो कंसेप्ट रहता है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है। हाँ। Yes. ठीक है, तो इस केस में आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा हुई पेयरिंग एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा. नीचे रहेगा। अब देखो अगर आपको पूछूं कि मुझे बताओ D1 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, D1 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बताओ D1 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन रहनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन किधर रहेगा, EG के अंदर कि T2G के अंदर। आप पहले समझो कि ये टेट्राहेड्रल केस है, टेट्राहेड्रल के अंदर नीचे कौन होता है,
EG. Eg, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा रहेगा, T2G 0 Eg 1। समझ में आ रहा है? हाँ Yes. सर। जैसे SPDF की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पर T2G Eg के फॉर्मेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। और पहले D2G को लिखते हैं फिर Eg को लिखते हैं। D2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बोलो? T2G 0 EG2। ऑब्वियसली T2G 0 E2 Eg2, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। फर्स्ट और सेकंड केस में प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आएगी कि D3 में क्या करना था, ऊपर फिर केस देखने का। क्या केस है? केस क्या है? CFSE इज ग्रेटर देन पेरिंग। CFSE इज ग्रेटर देन पेरिंग एनर्जी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा कि नीचे ही रहेगा? नीचे. नीचे ही रहेगा। ये इसका मतलब है। तो मुझे बताओ, अभी नीचे ही रहना पसंद करेगा तो D3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो EG3 हो जाएगा। है ना? तो T2G 0 एंड Eg3 हो जाएगा। बराबर है? Yes, sir. हाँ सर। इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली चौथा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन किधर है? चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही रहेगा। चौथा इलेक्ट्रॉन भी पहले इधर भरेगा ना। Yes, हाँ sir. तो सर। अब चौथा इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बोलो? EG4 हो जाएगा। Eg4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगली D5 में अभी किसी ने भी अगर गलती से ऐसा लिखा ना Eg5, तो उसको समझ में आ जाए, इतना समझ में आ जाना चाहिए, सामने वाले को कंसेप्ट आता ही नहीं है। क्योंकि इतना आप लोगों को भी पता है कि Eg के पास ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 ही है। अगर 2 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4। तो किसी ने अगर Eg5 लिखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए गलत है ये। हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ D5 क्या होगा? T2G1 T2G1 हो जाएगा। Ag4। समझा? सब कुछ एज पर हंस रूल ही है, देख लो। हाँ सर। कितना समझ में आया? क्या मैंने क्या समझाया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का। अब कितने लोगों ने ज्वाइन किया है आई डोंट नो, मेरे को तो कम ही दिखे हैं। ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ज्वाइन करना ही चाहिए था। सर ये लास्ट टॉपिक ही है ना चैप्टर का? हाँ, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बट कुछ और फ्यू पॉइंट्स भी है। कुछ और भी टॉपिक्स है जो मुझे, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो बताने हैं। मेजर पार्ट अगर देखा जाए तो यही लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है। तो बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया। इनफैक्ट काफी कम लोग दिख रहे हैं अभी तक तो 35 है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत ही ज्यादा। जबकि मैंने इन्फॉर्म किया तो फिर ये ज्वाइन क्यों नहीं हुए? क्या ये इन्फॉर्म करने के बाद भी ज्वाइन क्यों नहीं हुए? राशुक, सर नहीं है वो। राशुक है ही नहीं इसमें, दिख तो रहा था अभी। सर हाँ प्राशुक, सुन रहे हो? सुन तो रहा हूँ सर। हाँ प्राशुक, ये क्यों आपके बैच से ज्वाइन क्यों नहीं हुए लोग? और ईस्ट में कितने लोग ज्वाइन हुए? ये ईस्ट के कितने लोग हैं यहाँ पर अभी? ये मेरे को तो ईस्ट वाले जो लोग अभी आज आए थे वो तो है ही नहीं इसमें, दिख भी नहीं रहे। पता नहीं, आपने बोला रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो अभी वही करेंगे। यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों को, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। इतना एडवांटेज, इतना क्या हम वो सब तो लाइफ। प्रिपेयर होकर बैठे कि सब लेक्चर कैंसिल कर जाके सो जाएंगे। सब लेक्चर में भी आते तो सो चुके थे। हाँ बराबर है। अरे बट अरे समझ आपने में आता कल है ये बोला चीज। भी था ना कि लेक्चर अरे बात कैंसिल है। बराबर है। मैंने बोला, मैंने लेक्चर कैंसिल नहीं बोला है, मैंने बोला था मैं पूछूंगा। लेक्चर कैंसिल एकदम से थोड़ी कर सकते हैं। मैंने बोला था मैं पूछूंगा और फिर बता, आपको जो भी होगा मैसेज आएगा, ऐसा बोला था मैंने। मैंने कहा बोला लेक्चर कैंसिल है? हाँ, कल कल हम लोग सोच के ही बैठे थे। मतलब लेक्चर में भी सब सो रहे थे और घर यार, जाके किसी ने नेट वेट चालू नहीं किया अरे रहता। ये तो लेक्चर बहुत सबको मैंने इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ा समझना चाहिए। इतना ये नहीं सोचने का। अभी नींद भी आ रही तो क्या हो गया, बैठना पड़ता है। क्या हो गया, बैठने का लेक्चर। जितना समझ में आता समझ में आता था, नहीं आता नहीं आता। ईस्ट वाले भी तो कहाँ ज्वाइन हुए? ईस्ट वाले कौन है इसमें? जो आज क्लास में आए थे उसमें से कौन ज्वाइन हुए? मेरे को नाम नहीं पता, बहुत कम लोगों का नाम पता है। कौन है? अतुल। अतुल विश्वकर्मा। अतुल विश्वकर्मा कौन है भाई? फर्स्ट बेंच पे जो है वो है क्या? हाँ हाँ। आप टेक्स्ट बुक में लेता हूँ एनसीईआरटी, वही ना? हाँ। और कौन है इसमें ईस्ट वाले? बाकी लोग कहाँ कहाँ गायब हो गए?
अरे ज्वाइन करना चाहिए, इतना ये नहीं करने का। लॉस आपका ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पता है ये। इसीलिए मैंने चालू ऐसे भी डायरेक्ट भी चालू नहीं किया, मैंने सबको इन्फॉर्म करने की भी कोशिश की। मैंने अरुणा मैम को कॉल किया, अरुणा मैम शायद नहीं अवेलेबल थे, वो पूरे रात काम कर रहे थे, तो वो शायद सो गए थे, तो उनके डॉटर ने फोन उठाया था, उनके थ्रू मैंने यावी को मैसेज करने बोला था। और मैंने ईस्ट वालों को भी ज्वाइन करने बोला था। ईस्ट वालों को भी मैंने मैसेज दिया है सर को, कि मैंने बोला कि ईस्ट वालों को ज्वाइन करने बोला। मीरा रोड वालों को मैंने कुछ बोला ही नहीं था कि कैंसिलेशन वगैरह ऐसा कुछ भी। तो वो तो वैसे ही बाई डिफॉल्ट ज्वाइन होने चाहिए था। क्या करते हो यार, ऐसे करोगे तो क्या होगा। थोड़ा बहुत किसी किसी कभी कभार मैनेज करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। देखो कैंसिल कर, मैं पूरी तरह से फेवर में था कैंसिलेशन के, बट नहीं हो रहा तो उसका क्या करें। इसका मतलब आने का ही नहीं लेक्चर। ऑनलाइन आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, उसमें उतना फायदा नहीं है जितना आपको अटेंड करना चाहिए था। अभी बाकी लोग ज्वाइन हुए क्यों नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और यावी तो थी ना, यावी कहाँ गायब हो गई। पर सर मतलब हम्म। ऑनलाइन पे डीएस वगैरह ठीक है, ये लोग तो मतलब बोर्ड का जो भी अभी बाकी है ना, अमित सर का एक चैप्टर बाकी है वगैरह वगैरह, सब ऑनलाइन लेने की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए थोड़ी सर हमने इतना वो किया है। अच्छा। मतलब अमित सर का एक चैप्टर बाकी है, वो भी ऑनलाइन लेने वाले हैं। फिजिक्स बोर्ड का भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन तो होने वाला है। ऐसा देखो, ये सब चीजें है ना, ऐसे अंदर ही अंदर रख के कुछ मतलब नहीं। ये जाके फिर बोलो क्लास वालों को कि हमें सारी चीजें नहीं चाहिए ऑनलाइन। जाके बोलो इस चीज और को। सर सुनने भी तो मतलब चाहिए ना डीएस सर। रख सकते हैं सर, कंप्लीट डीएस रख सकते हैं लोग। लेक्चर रखेंगे तो फिर हम लोग पीडब्ल्यू वगैरह पे पढ़ लेते हैं। इतना पैसा खर्चा करके ऑफलाइन कोचिंग ही क्यों लेते हैं सर। नहीं, बात सही है, आपकी एकदम बात सही है, बट देखो ये मेरा केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्यों है, इसका रीजन ये है कि मैं सब जगह लेक्चर नहीं ले सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये आप समझ रीजन रहे हो समझ अगर। गया सर, मतलब दो तीन चैप्टर ठीक अगर है क्या सर, हर चीज में सर वैसे नहीं कर सकते ना ये लोग। ठीक है, तो एक बार जाके मैं बात करता हूँ सर से, और आप लोग भी एक बार बोलो सर को कि सर ऐसा ऐसा बोला है। था लेकिन सुनते ही नहीं सर है, कल हमारा भी मैंने बोलना वेस्ट है आपको सर। बोला था। हमको ये करना है वो करना है, पर सर अभी 1.5 साल खत्म हो गया है। 1.5 साल में जो करा नहीं है, जितना नहीं करा है, उससे ज्यादा इन लोग को 3 महीने 4 महीने में कराना है। तो हमारा भी तो गलती नहीं है ना, वो तो अभी क्लासेस का लुकआउट है कैसे कंप्लीट करना है। फैकल्टी लाना है, हम्म, नेक्स्ट बैच का रोकना है, वो सब क्लासेस का लुकआउट है। हम लोग क्यों भुगते हैं सर। फैकल्टी क्या है बात। उसमें, हमारा भी तो गलती नहीं है, उनका भी नहीं है, हम्म। लेकिन जो भी है सर अभी। ठीक है, बट ये लेक्चर, वो बात सब बात की हुई, ये लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किया बाकी लोगों ने। पता नहीं, काफी लोगों ने मैसेज ये भी नहीं करेगा, काफी सो गए रहेंगे, काफी रिकॉर्डिंग के भरोसे होंगे सर। अच्छा, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जितना जो जो लोग हैं एटलीस्ट वो लोग तो समझो। अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी है उतना समझो इस चीज को। मेरा खुद का भी ड्यूटी होगा तो भी मैंने ये लेक्चर लिया है इतना लेके। अब फिर भी आप लोग नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर मैं क्या करूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता यार मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ उतना कोशिश कर रहा हूँ, और बेस्ट करने के साथ कम टाइम में करना था, तो मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता। अगर मैं हर जगह यही लेक्चर लूंगा तो उतना चैप्टर नहीं कर पाऊंगा जितना करवाना है मुझे। जितना करवाना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाना है, उसके लिए ऑनलाइन मेरे हिसाब से अच्छा प्लेटफॉर्म था। क्योंकि एक साथ सारे जो लोग जुड़ जाते हैं, तो वो एक बेटर आइडिया लगा, इसलिए मैंने ये वाला सोचा। क्योंकि समझ में तो आई थिंक आता ही होगा मेरे हिसाब से इतना, कि कुछ अटकता है आप लोगों को। सर समझ में आता सर है, लेकिन होता हर है चीज हम कभी लोग कभी। ऑनलाइन नहीं कर सकते ना, कि मतलब एक लेक्चर ऑनलाइन हो एक लेक्चर ऑफलाइन हो, ऐसा तो हर बार तो नहीं कर सकते ना। एक आध वीक ठीक है, एक आध 3 4 हम्म। चैप्टर ठीक है, थियोरेटिकल चैप्टर ले लो, पर सर सब कुछ ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। सब कुछ मतलब क्या हुआ? सब कुछ क्या कर दिया। मतलब सब कुछ नहीं, मतलब अमित सर ने बोला कि उनका भी एक सॉलिड स्टेट बाकी है, वो ऑनलाइन लेंगे। फिजिक्स के सो 5 चैप्टर बाकी है हमारे बैच में बोर्ड्स के, तो हम्म। उसमें से भी एक दो तो ऑनलाइन लेने वाले हैं मैम वगैरह। और इम्तियाज सर भी करंट वगैरह सब ऑनलाइन ही पढ़ाता है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, मैं ये बात बोलता हूँ, एटलीस्ट ये बात तो समझानी पड़ेगी बात। ठीक है, आप लोग बोलो, मैं बोलता हूँ ये बात कि ऐसा ऐसा है, सब क्या ऑनलाइन बोल नहीं रखना चाहिए। ठीक है यार, चलो, जो भी आपका अभी मैं
आवाज आ रही है? हेलो। Yes, हाँ sir. सर ठीक है, फिर से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था क्या? क्या ये बार बार कनेक्शन लॉस्ट का अलग ही कंसेप्ट। अभी फिर से होस्ट कैन ओनली शेयर दिस मीटिंग। एक मिनट रुको। हेलो। हाँ, ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, इसकी वजह से है ना, ये होस्ट शेयरिंग वापस हो नहीं रही है। तो आप मुझे होस्ट बना दो वापस खाली। हम्म, सर आपको होस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना प्रेफर करेगा? नीचे। नीचे ही इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा और पेयर कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा, नीचे ही रहना। इसी वजह से जब D3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके अंदर आपको वो एग्जाम में पूछेंगे कि आप क्या लिखोगे उसके अंदर। T2G, क्या पेंसिल को क्या भी, हाँ, आप क्या लिखना प्रेफर करोगे? T2G1 EG2 लिखोगे कि T2G0 EG3 लिखोगे? EG3. जीरो है ना? EG3 वो समझ में आया? ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला तो आप लिख सकते हो ना। इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप, मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ इसको, आप कंटिन्यू करोगे क्या बताओ मुझे। D6 में क्या लिखोगे? T2G2 और EG4। EG4। परफेक्ट। तो यहाँ से अगर मैं आगे का बोलूँ तो आप लिख सकते हो ना। हाँ सर। तो ये मैं यहीं छोड़ता हूँ, ये आपको कंप्लीट करना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ऊपर पहले केस 1 लिखना होता है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फिर उसमें केस 1 लिखोगे। लिखोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, और उसमें ये भी लिखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड आया कहां से। वो इसलिए आता है कि उन्होंने ये जो स्प्लिटिंग है ना, ये जो स्प्लिटिंग, अब ये स्प्लिटिंग देखो उन्होंने क्या किया। उन्होंने सेंट्रल मेटल आयन लिया और सेंटर, ये समझो सेंट्रल मेटल आयन है। हाँ, समझो कि एकदम सेंटर में सेंट्रल मेटल आयन है, और सेंट्रल मेटल आयन के बाजू में उन्होंने किसको ला के रखा? लिगेंड्स को ला के रखा। पहले एक लिगेंड लाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके उन्होंने सारे लिगेंड्स लाए। और लिगेंड्स उसके लाने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया? स्प्लिटिंग को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि किसमें कितना स्प्लिट हो रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा स्प्लिट हो रहा है इसका मतलब वो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरा का पूरा वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया, जो मैंने आपको एनसीईआरटी से याद करने बोला है। इस तरह से उनको पता चला कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ मैं वापस बोल रहा हूँ, सेंट्रल मेटल आयन के सामने उन्होंने लिगैंड्स एक के बाद सब लिगैंड्स लाके रखे। और लिगैंड्स लाने के बाद उन्होंने देखा कि किसमें कितनी स्प्लिट हो रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा स्प्लिट हो रहा है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। और इस हिसाब से उन्होंने पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दिया। तो उन्होंने हर एक लिगैंड को लाया, पहले समझो लिगैंड लाया, देखा कि इतना स्प्लिट हो रहा है, फिर और लिगैंड लाया, उन्होंने स्प्लिटिंग नोटिस किया। ऐसे करते करते हर एक लिगैंड को सेंटर मेटल आयन के बाजू में लाकर उन्होंने स्प्लिटिंग नोटिस किया। जिसमें सबसे ज्यादा स्प्लिट हो रहा था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जिसमें सबसे कम हो रहा था वो वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है, और इस बेसिस पर उन्होंने पूरा का पूरा सीरीज बना दिया। इसके बेसिस पर पूरा सीरीज बना दिया। तो अगर आपको कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड का जो कंसेप्ट है वो कौन सी थियरी ने दिया था? CFT. CFT। ठीक है, CFT उसके नाम के अंदर ही तो फील्ड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, है ना। वीक फील्ड लिगैंड तो ऑब्वियसली क्रिस्टल फील्ड थियरी ने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये वीक फील्ड लिगैंड है। इतना क्लियर? इतना समझ में आता है?
ये Yes, समझ में आ गया। तो आप ही लॉजिक लगाओ कि अगर अगर मैं आपको बोलूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? लिगैंड स्ट्रांग है कि वीक है? strong है। अगर लिगैंड वीक होता है तो स्प्लिट ज्यादा कैसे होता? अभी तो मैंने बोला जिसमें स्प्लिट ज्यादा है वो लिगैंड स्ट्रांग है। लिगैंड स्ट्रांग होगा तभी तो स्प्लिट ज्यादा होगा, हाँ सर। है ना? तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने आपको दूसरा अप्रोच, इसमें देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी का ही दूसरा मतलब क्या है कि लिगैंड लिगैंड कौन सा लिगैंड अप्रोच कर रहा है सेंटर मेटल आयन को? Strong field ligand। समझ में आ रहा है? तो जब अगर वो आपको लिखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब, और अगर वो लोग लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोचेस सेंटर मेटल आयन, दोनों का मतलब सेम है। ये समझ में आता है? हाँ सर। दोनों का मतलब सेम है। अब तीसरा मतलब समझते हैं कि लो स्पिन कैसे हुआ। लो स्पिन, आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन नीचे रहा था, नीचे रहना पसंद कर रहा था कि ऊपर गया था? नीचे। नीचे। तो नीचे एनर्जी क्या है? कम। कम, इसीलिए उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसीलिए उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिगैंड नीचे रहना ही पसंद करता है, लिगैंड ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ये भी समझ में आ गया है। हाँ सर। ठीक है, अब चौथा वर्ड क्या लिखा मैंने? चौथा वर्ड लिखा है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आप मुझे बताओ, जो D3 इलेक्ट्रॉन था, D3 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन नीचे रहा कि ऊपर गया? नीचे था। नीचे था। अगर वो इलेक्ट्रॉन, सोचो, अगर वो नीचे रहा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता तो पेयरिंग होती या नहीं होती? नहीं। पेयरिंग नहीं होती। बट नीचे इलेक्ट्रॉन जब नीचे रहा तो पेयरिंग हुई, हाँ। और पेयरिंग हुई, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। आई होप इट इज क्लियर। Yes हाँ sir। सर। तो इन सब का मतलब यही है जो अभी मैंने आपको समझाया ना, ये सब उनका मतलब है, इसीलिए उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर? Yes sir। तो एग्जाम में वो लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एग्जाम में वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा, वो लोग आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा, वो लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि व्हेन, क्या लिख सकते हैं तीसरा वो लोग? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? या वो चौथा ऐसा भी लिख सकते हैं, इन केस ऑफ स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? चार अलग अलग तरीकों से वो पूछ सकते हैं आपको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इतने सारे तरीके हैं, इन सभी तरीकों को लिख सकते हैं और आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। समझा मैंने क्या बोला? सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, फिर से बताओ ना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? मैंने क्या बोला अभी कि जो आपने खुद बोला कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन था वो आपने नीचे रखा कि ऊपर? नीचे। नीचे ही रखा था, तो नीचे एनर्जी ज्यादा होती है कि कम? कम। इसीलिए उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में आया? क्योंकि नीचे एनर्जी कम है, नीचे एनर्जी कम है, लो है, एनर्जी लो है, इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता तो हम क्या बोलते फिर बताओ? High energy complex। हाँ, एनर्जी नहीं, हाई एनर्जी नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, यस सर। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो, तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे था, तो नीचे पेयरिंग हुई या नहीं हुई? नहीं। नीचे पेयरिंग हुई, राइट? अगर नीचे पेयरिंग हुई तो मैं उसको क्या बोलूंगा? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं रहकर ऊपर गया होता तो पेयरिंग होती क्या? नहीं। नहीं। नहीं होता, तो उसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स मतलब वहां पर पेयरिंग नहीं हुई है, दैट इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इतना समझ में आया? एक स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, एक स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ सर। आई होप समझ में आता है, यही इसका कंसेप्ट है पूरा का पूरा। ओके, सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, चलो, अब आपको समझ में आया तो एक एक टॉपिक लास्ट लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बंदी कर देता हूँ, बाद में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट एक लेक्चर और लेके फिर समझेंगे, ज्यादा नहीं लेते, लोड नहीं लेते। चलो, एक लास्ट केस, सिर्फ लास्ट केस ले लेता हूँ, इसको कंप्लीट आप करोगे, और दूसरा केस देता हूँ मैं आपके सामने। दूसरा केस ये है, दूसरा केस है, अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 ही है, ऑक्टाहेड्रल आया ही नहीं।
बट इस बार मैं कंडीशन क्या रख रहा हूं, देखो ध्यान से। कंडीशन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और या फिर दूसरे सेंस में बोल सकते हैं पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दूसरा वो लोग लिखेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और क्या लिख सकते हैं वो, लिगैंड, सॉरी, और क्या लिख सकते हैं वो लिखेंगे व्हेन वीक फील्ड लिगैंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल आयन, और क्या लिखेंगे, स्पिन फ्री। ओके। वापस आपको क्या करना है, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड सो ऑन, आपको D10 तक जाना है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो वापस अभी मुझे बताओ कॉन्फ़िगरेशन। D1 में क्या लिखूं, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं, यहाँ, हाँ बताओ D1 में क्या लिखूं। G2G में भरना रहेगा ना अभी तो। हाँ तो मुझे पहले बताओ कि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं। चलो यहाँ पर एकदम सिंपल है, D1 और D2 तो एकदम वही रहने वाला है। D1 क्या रहेगा, T2 0 EG1. हाँ D2 भी क्या है, T2G 0 EG2, कंसेप्ट पूरा है। D3 के लिए आएगा। चलो D3, इस बार एनर्जी कौन सी कम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है कि पेयरिंग एनर्जी कम है इस बार, पेयरिंग वाला। इस बार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा कि नीचे रहेगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने में उसको एनर्जी कम लग रही है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं, T2G1 T2G1. EG2। EG2, समझा। हाँ तो जो ऊपर समझ वाला रहे हैं, D1 D2 क्यों नहीं चेंज हुआ, तो ऊपर वाला D1 D2 क्यों नहीं चेंज हुआ फिर। D1 D2 कहां से आ गया बीच में, D1 सर D2 वो तो एकदम सिंपल है। कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है ना वो वाला। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ D1 D2 तो नीचे है ना, सबसे पहले वहीं लिखेंगे ना, नीचे पहले इलेक्ट्रॉन तो भरना वहीं से चालू करेंगे ना, अच्छा हाँ सर बराबर। ठीक है। जो भी कंसेप्ट है वो चालू होगा D3 से ना, तो D3 का केस ही तो पूछेंगे हाँ आपको, सर हाँ। ठीक है। अब चलो अगर आपको समझा है तो D4 के लिए बोलो, T2G2 और हाँ EG2। EG2, अभी भी EG। हाँ तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है, तो पहले T2G के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और फिर वापस नीचे आएगा वो, ठीक है। तो हाँ। अभी वापस कॉन्फ़िगरेशन। चलो D6 के लिए क्या लिखो, सॉरी इधर नहीं, हाँ D5 के लिए क्या लिखो, T2G3 और EG2। परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखो EG के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और T2G के अंदर भी तीनों इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब सबके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, हाँ बराबर है। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है, अगला इलेक्ट्रॉन मतलब 6th इलेक्ट्रॉन, बताओ वो वापस किधर आएगा, अभी वापस EG में। नीचे आएगा सर, पेयरिंग होगा। अभी हाँ, अब इलेक्ट्रॉन 6th इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा, क्योंकि नीचे एनर्जी कम होती है, नीचे एनर्जी कम है ओवरऑल, तो इसीलिए अब कॉन्फ़िगरेशन 6 के लिए क्या हो जाएगी, उसके बाद क्या होने वाली है, T2G3 EG4। EG4। EG पूरे, अब EG पूरी तरह से भर चुका है। हाँ अब आगे के T2G फिल होंगे, मतलब आगे क्या होगा, T2G4 EG4, EG4 T2G5 T2G5 EG4। एंड हेंस कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, ये पूरा, हाँ सर। ये सबको समझ में आया मैंने क्या बोला, Yes, sir. ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होने वाला है, और ऊपर की कंडीशन समझ में आई। अब आप सोचो, हमने जो ये थर्ड वाला देखा, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, T2G में। ऊपर गया, हाँ ठीक है। ऊपर गया, क्यों ऊपर गया, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। कम है। अगर एक मिनट, आवाज बहुत पीछे, बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा था। हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था कि वीक फील्ड लिगैंड, बिग फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड है, इसीलिए स्प्लिटिंग कम हुई ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ इतना समझ में आया। तो उसी के लिए वो लोग दूसरे सेंस में इसको वीक फील्ड लिगैंड भी लिख सकते हैं, बराबर है, इतना क्लियर है। हाँ सर। और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ऊपर एनर्जी कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। ओवरऑल देखे तो एनर्जी ऊपर ज्यादा होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं हम? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वहां इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ क्या? नहीं इसलिए इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री सर पैर कॉम्प्लेक्स। तो हुआ ना इलेक्ट्रॉन। कहाँ पेयर्ड हुआ? D3 की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ था। नहीं सर, दे, बाद में देखो हुआ था वो तो। नीचे इधर इधर, और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल किया था, पेयर हुआ है क्या? नहीं है ना, तो बाद में पेयर्ड होता है। मैं D3 कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियल में पेयर्ड हुआ, नहीं सर। इसीलिए उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये कोऑर्डिनेशन। इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ ये टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैंने आपको समझाया। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बट अभी मैंने ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड नहीं समझाया है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड मैं आपको बाद में समझाता हूँ। शायद रिस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं है इतना जितना आना चाहिए मुझे, और मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता तो नहीं जमता है। आधे ज्यादा लोग सो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतना जितना समझाया वो समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं लेक्चर को, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए इसको इधर ही रोकते हैं। आप लोग बहुत टायर्ड लग रहे हो मुझे, तो आई थिंक इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बेटर है हम अगले क्लास में कंटिन्यू करें। ओके सर। ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। और हाँ, तो इसको यहीं रोक के बस यहाँ तक जितना आपको समझा है अच्छी बात है, और सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने टेट्राहेड्रल ही बताया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने ऑक्टाहेड्रल नहीं बताया है। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड बाकी है, स्टेबिलिटी बाकी है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाकी है। तो एक लेक्चर और लगेगा 3 घंटे का, 3 घंटे का। वो लेक्चर अगली क्लास में पढ़ाता हूँ। ओके। सर हेलो हाँ सर। सर। ये हाँ, बोलो ना, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। आइसोमेरिज्म भी बाकी है। अरे हाँ यार, आइसोमेरिज्म बाकी है ना हमारा। ठीक है, देखते हैं ना जितनी देर में होता है। आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, आइसोमेरिज्म भी बाकी है हमारा। ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू कर देता हूँ सर। ओके। सर हाँ बायो के सर। डीएस का भी बोल दो बाय सर। ऑनलाइन। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बायो के डीएस का भी बोल दो सर ऑनलाइन। हाँ मैं हाँ बोलता हूँ, सर। वो भी बोलता हूँ। हाँ सर। ठीक है। सर आइसोमेरिज्म में जेई वाले लोग आ सकते हैं ना? अरे जेई वाले सब में ही आ सकते थे, जेई वाले पता नहीं क्या उनको अलग ही है, अलग ही प्रॉब्लम है। मैंने थोड़ी बोला था कि नीट के लिए लेक्चर है, ये लेक्चर जेई वालों के लिए भी था, क्यों नहीं आए? ये लेक्चर किसने बोला सिर्फ नीट वालों का है? भाई इतना कम दिखी क्यों रहे, मेरे सर को तो समझ में नहीं आता। सुनो, हर लेक्चर में 60 और एस के आसपास ही लोग थे। अब जेई वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ज्वाइन नहीं किया? स्टार्टिंग से बोला था ज्वाइन करने के लिए। सर हमारे बाइंडर वेस से सिर्फ 3 जन ही लोग हैं जेई के। क्यों भाई? जेई के 3 ही लोग हैं सिर्फ? यस सर, बाइंडर वेस से। क्यों भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्यों ज्वाइन नहीं किया? आता होगा उनको पहले से। नो सर, बोर्ड्स में सिखाया ना, इसलिए उन लोग नहीं आते होंगे। बोर्ड्स में सिखाया तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको अच्छे से आता है। क्या बोलने का, ऑनलाइन इतना अच्छा मौका था यार, अच्छे खासा ज्वाइन करके समझ सकते थे, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने। वेस्ट ही नहीं, ईस्ट वाले कहाँ है? इसमें से ईस्ट वाला कोई जेई वाला है? सर मैं। हाँ, तो बाकी लोग यस क्या है सर। भाई, कहाँ है ये यस बाकी लोग? सर। कहाँ है ईस्ट ईस्ट के जो भी है बाकी लोग, क्यों नहीं आए जेई के? क्या प्रॉब्लम है? किसने बोला था कि ये लेक्चर नीट के लिए सिर्फ? ये लेक्चर ओवरऑल था पूरे लोगों के लिए, क्यों ज्वाइन नहीं किया? बोलो, क्यों ज्वाइन नहीं किया भाई? अरे रीजन बताओ तो सही मेरे को। टेंशन मत लो, मैं हमेशा जेन्यून ही रहता हूँ। बताओ जेन्यूनली क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं ज्वाइन किया? आप लोगों को तो पता ही होगा ना, आपस में बात करते रहोगे तो क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों ज्वाइन नहीं किया? अरे कुछ तो बोलो, क्यों ज्वाइन नहीं किया? या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चैप्टर को लेके, आता है क्या बहुत अच्छे से? सर कुछ लोगों का घर दूर दूर है ना, तो 4:30 बजे छूटे हैं उन लोग, तो जाने में भी थोड़ा टाइम लग गया। अरे आज की बात नहीं कर रहा हूँ यार, इसके पहले वाले लेक्चर में 60 लोग थे भाई, 60। कितने हैं तुम लोग टोटल, कितने हो? तीनों बैच मिलाकर कितने हो? 200 के आसपास रहोगे। 60 दिखते हैं, 140 लोग यस नहीं सर। है।
सर इसके वो हाँ फ्राइडे वाले लेक्चर में ना एमआर वाले बच्चों का कॉलेज का भी लेक्चर रख दिया था, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। एमआर वाले नहीं आया, चलो ये एमआर वालों का रीजन है। ईस्ट वाले क्या कर रहे हैं? ईस्ट वाले कितने हैं इसमें? सर मैं हूँ। हाँ, अभी मेरे को नाम नहीं पता कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट कितने रहेंगे, 3-4 लोग रहेंगे। हाँ हाँ तो क्यों भाई, बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? या तो उनको बहुत अच्छे से आता है, या हो सकता है ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा होगा। ये दो ही रीजन हो सकते हैं, दोनों में से एक ही है। बोर्ड्स में आपको इतना अच्छे से समझ गया? अरे ईस्ट वाले बताओ तो, जेई वाले, बोर्ड्स इतने अच्छे से समझ गया आप लोग को? जेई लेवल तक समझ गया आप लोग को सब कुछ? अरे बोलो तो सही। नहीं सर। तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? सब ऑनलाइन के भरोसे रहते हैं और कुछ नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो है ना, हम वही देख लेंगे। क्या ही करते हैं यार, ज्वाइन करना चाहिए था। ये ओवरऑल रखा था मैंने, सबके लिए रखवाया था। जेई मेंस कवर होता है इसके अंदर, जो मैंने बताया। अब पहले तो ये दिमाग में लगाओ कि जेई मेंस और नीट एक ही लेवल की एग्जाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस स्टफ होती है। मेंस और जेई नीट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आता है। पेपर देखो लास्ट 2 साल के, क्या टफ आया है। दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। हल्का सा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, हल्का सा बोल रहा हूँ, सेम लेवल पे ही आता है एग्जाम। तो जो मैं पढ़ा रहा था वो जेई मेंस और नीट दोनों के लिए था, तो ज्वाइन करना चाहिए था ना। सर आप अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस लोगे जेई मेंस के? अरे ले लेता, बट उसके लिए ज्वाइन तो होना चाहिए था। क्या लू अभी, आए ही नहीं आप लोग। बोला था ना आने के लिए सबको सबको, ये सबके लिए लेक्चर रखा था, पर ज्वाइन ही नहीं किया भाई आप लोग। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है आप लोग में। क्या आता है पहले से? बहुत कम दिखे मुझे जेई वाले। लेता था मैं, सब कुछ ले लेता था, प्रैक्टिस भी करवा लेता था मैं, पीवाईक्यू एटलीस्ट जितना करवा सकता था उतना करवाता था। बट आप लोग आए ही नहीं उतने जितने आने चाहिए थे। क्या प्रैक्टिस कराऊं मैं आप लोगों को फिर? सर ऑफलाइन ही एम सही है, ऑनलाइन ऑफलाइन ही। ऑफलाइन ही सही है सर, ऑनलाइन जब पे अलग ही हो रहा है अरे जो। मेरे भाई, मैं वही समझा रहा हूँ कि ऑफलाइन आने के लिए मुझे सब जगह पहुंचना पड़ता है। आप लोग के जेई के बैच कितने हैं ओवरऑल? सा- सात, खाली खाली जेई के 7 बैच है, नीट के 3 है। 10 बैच में पढ़ाने जाऊंगा तो एक एक बार में मेरे को 3 आवर्स, मतलब 30 आवर्स चाहिए। कैसे जेई के पॉसिबल है 4 पहुंचना? बैच है। हाँ तो टोटल 7 है, चलो टोटल 7 भी हुआ तो भी 21 हो गया टोटल। जो लेक्चर मैं 3 घंटे में ले सकता हूँ उसको लगा 21 घंटे लगते हैं। इतना टाइम बचा ही नहीं था। तो स्मार्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था। इतना भी बुरा नहीं है यार ऑनलाइन। मतलब होता है बुरा, अगर बहुत ही ज्यादा पुअर वे में होता, अगर मैं खाली बोले ही जाता तो समझ में नहीं आता, मैं समझता हूँ। पर स्क्रीन पे लिख तो रहा हूं मैं। नहीं सर, समझ और रहा है। तो फिर क्यों नहीं ज्वाइन हुए भाई आप लोग? ये प्रॉपर ऑनलाइन लेक्चर जैसा नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो पीडब्ल्यू या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते टीचर्स के साथ, ये बात समझना एकदम। हाँ आपने अब एकदम ही लाइव देखा है तो बात अलग है, लाइव लेक्चर किसका है। और उसमें भी अगर आप चैट बॉक्स में अपना डाउट टाइप करोगे तो उधर दुनिया भर के स्टूडेंट है, किसका किसका डाउट लेगा वो टीचर। आपने चैट बॉक्स में टाइप किया तो आपके डाउट्स आंसर हुए हैं क्या कभी? तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि भाई ऑनलाइन देख लेंगे तो समझ जाएगा? यहाँ पर अगर आप लोग चैट बॉक्स में जो ऑनलाइन मुझे क्वेश्चन भेजते तो उसका आंसर सॉल्व करवाता था ना मैं। हाँ सर करवाते थे। तो फिर क्यों ज्वाइन नहीं किया? ज्वाइन करना चाहिए था। ये बेवकूफी की आप लोगों ने, स्पेशली पता नहीं जेई वालों का क्या प्रॉब्लम था, मेरे को नहीं पता, बट ये ज्वाइन करना चाहिए था आप लोगों को। बाकी आपकी मर्जी। चलो एमआर का समझता, उन्होंने बोला एमआर वालों का कुछ तकलीफ था, वो कुछ लेक्चर वगैरह था, तो बाकी लोग क्यों नहीं आए? और पहले लेक्चर में तो इतने सारे लोग थे, क्या पता कितने, वो 150 के आसपास दिखा रहे थे, 170 उसके बाद। अगले लेक्चर से ये तो 100 के नीचे चले गए। चलो ठीक है।
अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, आपकी मर्जी, आप लोग को ज्वाइन करना है नहीं करना है, आपको जो भी जमता है आप ऐसा करो, बस रिजल्ट आना चाहिए और क्या। चलो बाय, मिलते हैं अगले क्लास। सर बोलो ना, बोलो सर बोलो बोलो आपने बोलो। सेकेंड केस बोला था ना जिसमें सीएफएससी कम होता है, हम्म। उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपने बोला था ओवरऑल एनर्जी ज्यादा होता है, तो वो मतलब कौन सा एनर्जी देखना है? कौन सी एनर्जी? मतलब वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे आया मतलब? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे आया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऊपर वाले ऑर्बिटल में गया। ऊपर वाला ऑर्बिटल मतलब ऊपर वाला ऑर्बिटल हमेशा ऊपर वाले का, अगर आप नॉर्मल लेवल से कंपेयर करोगे तो उसकी एनर्जी ज्यादा ही होती है ना, हाँ। इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में गया, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा ठीक है सर। लो वाले में रहता तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एकदम सिंपल है। हाँ सर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय।